गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास सिक्स्थ की ज्योग्राफी यानी कि द अर्थ आर हैबिटेट की चैप्टर 2 पढ़ेंगे। सो चैप्टर 2 हमारा ये है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आप सबको पता होगा कि पहला वाला जो चैप्टर था उसमें तो बेसिकली हमने ये देखा था और हमने पढ़ा है कि मतलब जो अर्थ होता है वो किस टाइप का बना है और उसका कंपोजिशन क्या है, सोलर प्लैनेट्स कैसे हैं और स्टार्स कैसे बने, अर्थ कैसा बना, उसका शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखेंगे कि जो अर्थ है इस चैप्टर 2 में, कि जो अर्थ है उसमें जो हम लोग देख बोलते हैं ना कि डायरेक्शंस इस साइड क्या है, कि अगर हम ईस्ट साइड जा रहे हैं या वेस्ट साइड जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगा, उसका टाइम आगे बढ़ेगा या पीछे होगा। तो उस टाइप की हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हैं उसमें अगर जो भी कोई फैक्टर्स आएंगे या इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात होंगी उसको हम देखेंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। तो बेसिकली इन द प्री इसको बेसिकली हम लोग लाइंस को हम रीड रीड करेंगे लाइन बाय लाइन। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पोर्टेंट से तो हम उसको मार्क करेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप से हम जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो सकता है और बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन बन सकता है इससे, इसी एक स्टेटमेंट से या कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से। तो बेसिकली इन द प्रीवियस चैप्टर वी यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट स्फीयर। सबको पता है कि अर्थ जो है वो स्फीयर स्ट्रक्चर का नहीं है, वो बेसिकली एक फ्लैटेंड शेप का है मिडिल में, और बल्ज मिडिल शेप का बनता है बेसिकली, जिसको हम जियोइड कहते हैं। और इसके आगे आगे हम बढ़ेंगे तो जो भी है, अब बात आती है कि जो अर्थ है हमारा बेसिकली, तो अर्थ में हमने देख पढ़ा होगा कि जो लाइंस बनती हैं, तो ये जो लाइंस बनती हैं रियल लाइंस नहीं होती हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि बेसिकली की जो लाइंस होती हैं वो रियल लाइंस होती हैं कि नहीं। तो वो रियल लाइंस नहीं होती बेसिकली, जो एनसीईआरटी में भी लिखा है कि जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है बेसिकली, जो रनिंग करती है ऑन द ग्लोबल साइड, डिवाइड करती है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो बेसिकली इससे हमें दो इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। पहला कि वो एक इमेजिनरी लाइन है। दूसरा कि जो ग्लोब को वो डिवाइड करती है तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कभी कभी सवाल में पूछ लेंगे कि वो अनइक्वल डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि वो इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ग्लोब को। उसको हम क्या कहते हैं, उस लाइन इमेजिनरी लाइन को, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोबल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर हम इसके ऊपर आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। कि जैसे ये इक्वेटर की लाइन हमने खींची फॉर एग्जांपल, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, एनएच। ये लिखा है द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। सही बात है कि ऊपर वाले को नॉर्दर्न में कहेंगे क्योंकि ऊपर नॉर्थ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। अभी जो नीचे वाला है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। सिंपल। सो दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। सी, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। तो हमें ये बात याद रखनी है कि इक्वल हाफ में डिवाइड करता है बेसिकली इक्वेटर। तो द इक्वेटर एक इमेजिनरी, देखो लिखा भी है, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth। एक imaginary circular line है जो कि दो इक्वल हाफ में अर्थ को बांटती है। ऊपर वाले को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। सिंपल। इसके बाद ऑल पैरेलल, ये सब अब हमने देखा होगा कि जो अर्थ है इसके साथ ही इक्वेटर है। अब इसी के साथ ना कुछ कुछ पैरेलल इंपॉर्टेंट लाइंस भी जाती हैं। आने वाले टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी। तो बेसिकली ये पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यही जो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इन सब को, जो भी ये पैरेलल लाइंस हैं लैटिट्यूड्स को, तो बेसिकली हम लोग जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी। तो स्टेटमेंट में कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि जो ऑल द लैटिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यस, इट इज ट्रू। तो लैटिट्यूड्स को हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं डिग्रीज में।
तो ये इंपॉर्टेंट बात एक और पता चल गई कि इनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं और इनको हम डिग्रीज में नापते हैं, मेजर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो बेसिकली जो इक्वेटर है हमारा वो 0 डिग्री पे होता है, यानी कि जो इक्वेटर होगा, ये इक्वेटर है तो ये 0 डिग्री पे बन रहा होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल की ओर इक्वेटर से, तो डिग्री लैटिट्यूड्स बढ़ेंगी, यानी कि लैटिट्यूड्स बढ़ रहे हैं। 0 डिग्री, फिर 30, फिर 50, फिर 60, फिर 80, फिर 90, ऐसे करते करते तो हम लोग नॉर्थ पोल या साउथ पोल में पहुंचेंगे। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है, लैटिट्यूड्स पे बनाता है। तो जो डिस्टेंस है, सी द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल यानी नॉर्दर्न नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट, इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। दस दो ये जो 90 डिग्री है, नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क करता है नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री का जो साउथ लैटिट्यूड है वो मार्क करता है साउथ पोल को। तो ये बात भी हमें पता चल गई कि जो 90 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे ये, और जो नीचे इक्वेटर की जो साउदर्न हेमिस्फेयर में आएगा उस 90 डिग्री वाले को हम कहेंगे साउथ पोल। तो ये बात भी हमें पता चल गई कि इक्वेटर क्या है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो इक्वेटर 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में है। इसके बाद एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जो भी अब इक्वेटर के नॉर्थ में है, मैंने बताया था जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो उनको हम नॉर्थ बोलेंगे। तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं जितने भी लैटिट्यूड्स ऊपर होंगे। तो यानी कि अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं तो जितने भी बीच में इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच में लैटिट्यूड्स आएंगे हम उनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं। वैसे ही जो भी पैरेलल साउथ के होंगे इक्वेटर से उसको हम साउथ लैटिट्यूड्स कहेंगे। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितने भी लैटिट्यूड्स हैं हम उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। डिग्री में हम उनको मेजर करते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे होता है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे होता है। और ये जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच में जितनी भी ये इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस हैं, पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड्स के, इन सबको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये रहा, लिखा है एनसीईआरटी में, देखो। और वही जो साउथ में जाते हैं तो हम उसको कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स को। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट्स बन के आती हैं तो बेसिकली एनसीईआरटी से ही बनती हैं स्टेटमेंट्स। तो हमें हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है, बस। तो इस टाइप ये जो भी मैंने मार्क किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये स्टेटमेंट वाइज या फिल इन द ब्लैंक्स में या टिक द करेक्ट ऑप्शंस में ये पूछ लेते हैं, तो हमें वो पता नहीं होता। अब देखो, अब जैसे ये डू यू नो, एनसीईआरटी का जो डू यू नो वाला बॉक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? देखो, अभी इसमें बोला है बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द latitude ऑफ योर प्लेस। तो क्या क्या है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या स्टेट पीसीएस या इन सब में कभी कभी ना ये लोग स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि अगर किसी को लैटिट्यूड जाननी है अपने प्लेस की जहाँ पे वो इंसान है, उसका लैटिट्यूड जानना है, तो वो एंगल को किस एंगल से मेजर करेगा? तो बेसिकली वो पोल स्टार से करेगा। फ्रॉम योर प्लेस, बाय लिखा है ना, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ ए पोल स्टार। तो वो पोल स्टार का एंगल मेजर करेगा अपनी प्लेस से, उसको वो लैटिट्यूड बता देगा। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी आता है इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि हम कुछ इंपॉर्टेंट, देखो लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि 0 से 90 डिग्री तक चलते चले आ रहे हैं। 0 डिग्री 1 डिग्री से 90 डिग्री, फिर नीचे साउथ में भी आ रहा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना पड़ता है और जो कि हमारे अर्थ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हमने पढ़ा था इक्वेटर 0 डिग्री पे, नॉर्थ पोल पढ़ा था हमने 90 डिग्री नॉर्थ पे, साउथ पोल भी हमने पढ़ लिया था 90 डिग्री साउथ पे। ये तो हो गया। अब इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, बेसिकली वो 4 लेट इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ही हैं। जैसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखो, ये इक्वेटर की लाइन इन लोगों ने बना दी। इक्वेटर लाइन बनती है 0 डिग्री पे, फिर इक्वेटर से तुम नॉर्थ की ओर जाओगे तो पहले मिलेगा तुम्हें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। फिर आपको मिलेगा आर्टिक सर्कल, जो कि 66 हाफ डिग्री नॉर्थ पे है। फिर आप अगर इक्वेटर से नीचे जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा जो 23 हाफ डिग्री साउथ पे है, और अंटार्कटिक सर्कल आपको मिलेगा जो 66.5 डिग्री साउथ पे है। तो यही बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23.5 डिग्री साउथ, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है। आर्टिक सर्कल आपको 66 हाफ डिग्री नॉर्थ पे मिल जाएगा इक्वेटर के, और अंटार्कटिक सर्कल आपको 66 हाफ डिग्री साउथ में इक्वेटर से मिल जाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं तो हीट ज़ोन्स ऑफ द अर्थ हमें पता चलते हैं कि बेसिकली जो अर्थ है, अब सूरज जो है, सन जो है, वो अर्थ में जब हीट अपनी इमिट कर रहा होगा, तो अलग-अलग एरिया में अलग-अलग टाइप से हीट वहाँ आती है, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम। तो इस हिसाब से हम लोगों ने अर्थ में भी हीट ज़ोन्स डिवाइड कर रखे हैं। तो हम लोग वो हीट ज़ोन्स को ही देखेंगे। बेसिकली हमने ऊपर भी इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो दे रखा है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन है। फिर आपको ये नॉर्थ टेम्परेट जोन मिलता है, साउथ टेम्परेट जोन मिलेगा, फिर आपको फ्रिजिड जोन मिलेंगे, ये दोनों में नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास। तो अब इनको हम आगे पढ़ते हैं। जैसे अब हीट जोन आता है हमारा, कि जो मिड डे सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड करता है एटलीस्ट वंस अ ईयर, एक कम से कम एक साल में एक बार तो करता ही करता है, ऑन द लैटिट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सी, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी जो हमने बात की, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। इस स्पेसिफिक इन बीच के एरिया को हम कहेंगे, जो एरिया है इसको हम कहते हैं बेसिकली टॉरिड जोन, जो हमने ऊपर भी अभी ये पढ़ा था, टॉरिड जोन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो सन है, इसमें जो हीट है सबसे ज़्यादा सन जो है इसी में देता है, क्योंकि रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। तो जो सवाल है वो ऐसे भी आ सकता है कि ये चार स्टेटमेंट दे देगा, फ्रिज जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, तो बताओ इन तीन में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट कहाँ होती है? वो होती है टॉरिड जोन में। तो हम आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले ज्योग्राफी के सेशंस में हम लोग देखेंगे कि इसी स्पेसिफिक टॉरिड जोन में ही सबसे ज़्यादा हीट क्यों होती है। ठीक। और फिर अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है, ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर द एंगल ऑफ द सन। अब देखो, द इसमें दे भी रखा है, सी रीजन, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। जब भी हम सूरज अभी फॉर एग्जांपल यहाँ था, तो ये डायरेक्ट 90 डिग्री पे हिट कर रहा था, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो गई। अब सूरज की जब गर्मी जो है ये कम होती जा रही है, क्योंकि ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन अब ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है ना। तो ये जो एंगल है ये कम होता जा रहा है सूरज का। जब एंगल ही वो कम दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हीट भी वहाँ कम देगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ सन रेज हैं वो डिक्रीज होती है टुवर्ड्स द पोल, यानी इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होगी, पोल में सबसे कम एंगल ऑफ सन रेज पहुंचेंगी। एज सच जो एरिया है बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और द अंटार्कटिक सर्कल है साउदर्न हेमिस्फीयर का, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्यों? क्योंकि उसमें मॉडरेट टेम्परेचर आता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। सबसे ज़्यादा गर्म वाला टॉरिड जोन, और मीडियम गर्म कौन करता है? ये टेम्परेट जोन करता है। इसके बाद एक थर्ड जोन और आता है, जिसको हम एरिया जो है वो है आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल की ओर और इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये वाला रीजन फ्रिजिड जोन, की अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल और आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल, ये होता है फ्रिजिड जोन का, जिसमें एंगल सबसे कम बनता है। और वेरी वेरी कोल्ड, सी वेरी कोल्ड, इट इज बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजोन एंड इट रेज आर ऑलवेज slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone, very cold. तो ये थे हमारे हीट जोन और व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब बात आती है कि हमने अभी तक पढ़े लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स में हमने पढ़ लिया था कि लैटिट्यूड्स किस डिग्री पे बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ लिए थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं वो भी पढ़ लिया था। किस लैटिट्यूड्स की वजह से गर्मी कहाँ ज़्यादा आती है, कहाँ कम आती है, कहाँ बीच में आती है, टेम्परेट में आती है, हमने वो भी देख लिया। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। और बेसिकली जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली चलते हैं, ऐसे। अब जो लॉन्गिट्यूड्स है, बेसिकली लॉन्गिट्यूड चलते हैं हमारे नॉर्थ टू साउथ, ऐसे, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इस टाइप से जाएंगे, यानी कि वर्टिकल लाइंस में। टू अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। और ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट्स को हम सेकंड में डिवाइड करते हैं। और सी लॉन्गिट्यूड जो होते हैं इसमें लिखा है दे आर सेमी सर्कल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सेमी सर्कल्स हैं। और जो डिस्टेंस है, एक और स्टेटमेंट मिल गया, पहला स्टेटमेंट तो यही मिल गया हमें कि सेमी सर्कल्स हैं। दूसरा कि डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली टुवर्ड्स पोलवर्ड्स until it becomes zero at the pole where all the meridians meet. सी जैसे ये है लॉन्गिट्यूड्स, ये वाली लाइंस। ठीक। तो अब तुम देखो तो यहाँ पे ये डिस्टेंस मैक्सिमम आ रही है, और तुम पोल की ओर देखोगे तो डिस्टेंस कम हो रही है। तो यही कह रहा है ये भी
की जो डिस्टेंस है वो कम होती रहती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, और पोल्स में ये 0 बन जाते हैं क्योंकि सब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये सेमी सर्कल भी है, देखो आप बनाएंगे इसको और देखेंगे आप डायग्राम, तो ये सेमी सर्कल है, फिर वहां से दूसरा सर्कल स्टार्ट होता है, तो वो सेमी सर्कल दूसरा है। तो ऐसे करते करते अनलाइक, अब इसमें भी एक और चीज़ लिखी है स्टेटमेंट कि जैसे पैरेलल ऑफ एल्टीट्यूड्स होते हैं, यानी कि लैटिट्यूड्स होते हैं, जो मेरिडियंस हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो इसीलिए डिफिकल्ट होता है तो उनकी मेरिडियंस को फाइंड आउट करना। लेकिन ऑल कंट्री ने डिसाइड किया है कि दैट द काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो यही बात है कि जो भी एक स्पेसिफिक हम प्राइम मेरिडियन को लेंगे, और वो प्राइम मेरिडियन कहाँ है, उसकी लोकेशन है ग्रीनविच, जो कि लंदन में है। और उसी मेरिडियन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, जो सबसे बड़ी होगी। और उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पे है या 90 डिग्री पे है या 180 डिग्री पे है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन चलती है। इसके बाद हम काउंट करते हैं 180 डिग्री ईस्टवर्ड। यहाँ से जाएंगे तो 180 डिग्री होगा, यहाँ जाएंगे तो भी 180 डिग्री होगा। द प्राइम मेरिडियन एंड इतना डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। सी, जो मेरिडियन है वो भी डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल हाफ में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर किस किस में डिवाइड करता है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न। देखो लैटिट्यूड जो थे वो नॉर्थ और साउथ में कर रहे थे डिवाइड इक्वली। ये जो अब प्राइम मेरिडियन आया, ये वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें चारों लोकेशन मिल गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस तरीके से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रिड, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ग्रिड में क्या होता है। जैसे ग्रिड है, ग्रिड क्या होती है? ग्रिड एक टर्म है जिस ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ग्रिड बेसिकली जैसे ये है, तो ये पूरा एक ग्रिड डायग्राम है, ये वाला, ये ग्रिड डायग्राम है। तो इसमें क्या है, देखो आप, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स हमने बोला है हॉरिजॉन चलते हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये चल रहे हैं। और ये क्या था, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स में ये चल रहा है। तो ये लोकेशन मिल गई हमें, ये लोकेशन इसकी मिल गई। तो इसलिए हम ग्रिड जो कहते हैं, ग्रिड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का। बाकी ये तो एग्जांपल की तौर पे हमें समझाया गया है। और ये एक मैप है, टाइम जोन्स दे रखे हैं बेसिकली वर्ल्ड के, कि किसके कितने टाइम जोन्स हैं और कितने डिवाइड होते हैं, कैसे होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, यानी कि अब टाइम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स की मदद से। तो बेसिकली जो एनसीईआरटी की टर्म्स में लिखा है, तो बेस्ट मीन्स जो लिखा है कि सबसे बेस्ट टाइम जो होता है टाइम को मेजर करने का, मतलब बेस्ट मीन्स जो होता है एक तरीके से मेथड जो होता है टाइम को मेजर करने के लिए, वो होता है बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड द प्लैनेट्स। कि प्लैनेट्स का, मून का और जो अर्थ है उसकी मूवमेंट किस तरीके से चल रही है, उस हिसाब से हम लोग टाइम मेजर करते हैं। कि जो सन है, हमें पता होगा कि वो हमेशा राइज करता है, सेट करता है एवरीडे, और नेचुरली ये करता है, इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सही बात है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि मान लो 4 ऑप्शन दे दिए, सन अर्थ मून प्लैनेट, यही 4 दे दिए कि सन है, प्लैनेट है, मून है और अर्थ है। तो इन 4 में बताओ कि सबसे बेस्ट टाइम कीपर कौन सा रहा है, या फिर बेस्ट मीन्स कौन सा रहता है। तो जो बेस्ट मीन्स रहता है वो रहता है हमेशा सन का। क्यों? हम लोग कभी कभी, आप लोगों ने भी देखा होगा या सुना होगा कि हम लोग कहते हैं ना कि अरे ईस्ट से चांद, मतलब मून कह रहा हूँ, ये जो सन है, सन राइज कर रहा है, तो हम कहेंगे ना कि सुबह 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे होंगे। फिर हम कभी कहते हैं ना कि यार धूप बिल्कुल ऊपर हमारे ऊपर ही है बिल्कुल माथे में, तो क्या कहते हैं कि 12 या 1 बज रहा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग सन की डायरेक्शन से या उसके मूवमेंट से हम लोग टाइम को नापते हैं। तो इसलिए सन को बेस्ट टाइम कीपर कहा गया है। इसके बाद लोकल टाइम में भी हम लोग बेसिकली ये करते हैं। और प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा ही है अभी, प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच लंदन से आता है वो एज द हाईएस्ट पॉइंट इन दी स्काई। अब जैसे जैसे रोटेट करती है अर्थ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाती है हमारी, ऐसे ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और हमारी जो अर्थ है वो ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। ठीक, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो भी ग्रीनविच के ईस्ट में, विल बी अहेड, यानी कि ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब उसने बोला है कि जो ग्रीनविच
है उसके ईस्ट में, अगर यहाँ पे कोई भी इंसान यहाँ से खड़ा होकर यहाँ जा रहा है, तो वो जो है वो उसका टाइम आगे बढ़ जाएगा, टाइम जो है बढ़ जाएगा। और अगर कोई वेस्ट की ओर जा रहा है तो वो टाइम घट जाएगा। मतलब कि अगर मान लो यहाँ आज 1 तारीख हो गई है, तो कोई ईस्ट की ओर जाएगा तो वो 2 तारीख में पहुँचेगा, कोई वेस्ट में जाएगा तो वो 30 या 31 में पहुँचेगा, उससे 1 दिन बाद। मतलब बिहाइंड चलेगी टाइम। और फिर ये तो वही बता रखा है कि मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री होती हैं, फिर उसको डिवाइड कर दिया कि 1 डिग्री में 15 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, फिर इस तरीके से हमने आगे बढ़ा दिया और हम फाइंड आउट करते हैं टाइम को। अब देखते हैं हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हमने वर्ल्ड का देख लिया कि प्राइम मेरिडियन में कटता है। अब हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम देखें तो बेसिकली हम लोग उसको आईएसटी के नाम से ही जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। और ये बेसिकली जो कंट्री है, हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है 82.5 डिग्री ईस्ट में, यानी कि 82 डिग्री 30 ईस्ट में, जो कि ट्रीट करते हैं हम एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे इंडिया के लिए, जिसको हम आईएसटी भी कहते हैं। तो आईएसटी किस में है? 82.5 डिग्री ईस्ट में। और फिर ये तो आपको एग्जांपल दे दिया था। अब टिक द करेक्ट आंसर्स भी देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जैसे कि अब इसमें क्वेश्चन पूछा, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अभी हमने पढ़ा था कि द प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू थी वो 0 डिग्री थी। 60 डिग्री तो कुछ होता ही नहीं है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है तो कुछ होएगा ही नहीं। फ्रिजिड जोन, अभी हमने पढ़ा था कि फ्रिजिड जोन जो है वो एक टाइप का हीट जोन है ग्लोब का, अर्थ का, जो कि बहुत ठंडी जगहों में होता है। अब ठंडी जगहें कहाँ होंगी? पोल्स में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो नहीं होगा। इक्वेटर में भी नहीं होगा, यहाँ तो ज़्यादा गर्मी आती है, यहाँ सबसे ठंडी हवा आती है, तो इसलिए पोल्स हो गया। फिर टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स अगर हम देखें तो 90 डिग्री भी नहीं है, 180 डिग्री। फिर द अंटार्कटिक सर्कल, अब देखो, ये था आर्टिक सर्कल, ये था अंटार्कटिक सर्कल, ये था इक्वेटर। तो ये इक्वेटर से कहाँ पे है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये तो कुछ नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर ग्रिड, सी, ग्रिड आ गया, क्वेश्चन ही आ गया। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो बनती है नेटवर्क, उसको हम ग्रिड कहते हैं। तो पहला आंसर। आई होप आप लोगों को हमने ये चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर 2 समझ में आया होगा। और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।